फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास में एक नया टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। और आज का हमारा जो टॉपिक है बीकानेर का राठौड़ वंश। देखिएगा, 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की हम बात करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों, उसमें हमने बात की थी जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है और राठौड़ वंश को पूरा कवर किया था और उसके सभी जो शासक हैं उनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल से अध्ययन किया है। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो आपका जो बीकानेर का जो राठौड़ वंश, उसकी हम बात करेंगे और उसके सभी जो शासक हैं उनकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ आप लगातार बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बीकानेर का राठौड़ वंश। देखिएगा, बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राव बीकाजी की हम बात करेंगे, जिनका जो टाइम पीरियड था 1465 से लेकर दोस्तों 1504 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था, उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा देखिए, मारवाड़ के राठौड़ वंश की एक स्वतंत्र शाखा बीकानेर में शासन कर रही थी। देखिएगा, यानी कि मारवाड़ की एक स्वतंत्र शाखा थी। कहने का मतलब है कि जो मारवाड़ की एक उप शाखा थी वो बीकानेर में शासन कर रही थी और वो मारवाड़ से स्वतंत्र हो चुकी थी दोस्तों। और बीकानेर के राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों, ये राव बीकाजी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राव बीकाजी ने ही बीकानेर को बसाया था। तो बीकानेर राठौड़ वंश की संस्थापक राव बीकाजी थे। राव बीका मारवाड़ के राव जो जोधा थे दोस्तों, उनके 5वें पुत्र थे। याद रखिएगा दोस्तों, जो मारवाड़ का जो शासक था राव जोधा, उस राव जोधा का 5वां पुत्र था दोस्तों राव बीकाजी। ठीक है, जिन्होंने अपने पिता से अलग होकर बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। जिन्होंने अपने जो पिताजी थे राव जोधा से वो अलग हो जाते हैं और बीकानेर में जाकर उन्होंने एक अलग ही एक राठौड़ वंश की स्थापना करते, जिसको आज वर्तमान में बीकानेर में राठौड़ वंश के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, यानी कि 1465 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो बीकानेर है, बीकानेर का जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको दोस्तों एक अलग नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है जांगल प्रदेश। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो जांगल देश या उसको जांगल प्रदेश कहा गया है। ठीक है, और बीकानेर में 1488 में बीकानेर की राठौड़ वंश की जो राजधानी बना। ठीक है, और बीकानेर ही 1488 में बीकानेर के राठौड़ वंश की ये दोस्तों ये राजधानी बनता है। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली है, जो राव बीकाजी है उनकी हम बात हमने कर ली है। ठीक है, तो देखिएगा आगे आगे देखिएगा लूणकर्ण। देखिएगा, अब इसके बाद में जो लूणकर्ण शासक बनते हैं उसकी हम चर्चा करें तो दोस्तों जो लूणकर्ण है, इन लूणकर्ण जी का जो टाइम पीरियड था वो 1504 से लेकर 1526 ईस्वी तक उनका शासन रहता है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों, 1526 के अंदर जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो पानीपत हरियाणा में। ठीक है, तो उनके समय की हम बात करते हैं। देखिएगा, लूणकर्ण जी हैं वो बीकानेर के शासक बनते हैं राव बीका के बाद में, है ना। जो उनको एक अलग नाम से जाना जाता है, उनको कली युग यानी कि कली को कर्ण कहा जाता है दोस्तों। कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? लूणकर्ण को। ध्यान दीजिए, कलयुग का कर्ण से लूणकर्ण, याद ऐसे रखिएगा इसको। ठीक है, ऐसा कहने वाला कौन था दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, एक विद्वान था बीटू सूजा जी। ठीक है, ये बीटू सूजा जी ने अपना एक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ है यानी कि लूणकर्ण में को, यानी कि ग्रंथ में उनको कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो कलयुग का कर्ण जो लूणकर्ण को कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया है, ये आप याद रखिएगा। जो उन्हीं के दरबार में रहने वाला एक विद्वान था बीटू सूजा, इन बीटू सूजा ने लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो दोस्तों आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, देखिएगा आगे हम बात करते हैं कलयुग का कर्ण क्यों कहा गया दोस्तों? कलयुग का कर्ण इसलिए कहा गया है कि दोस्तों जो लूणकर्ण जी थे बड़े ही दानी व्यक्ति थे, यानी कि दान दक्षिणा बहुत ही ज़्यादा देते थे और सभी धर्मों को समान समझते, यानी कि धर्म संबंधी कार्य भी वो करवाते थे, इसीलिए इनको कलयुग का कर्ण कहा गया। देखिएगा, जो मैंने कहा था जो बीटू सूजा जी ने लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया दोस्तों, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब में बताया गया यानी कि राव जेत सिरो छंद, इस किताब में
बीटू सूजा जी ने लूण कर्ण को कलियुग का कर्ण कहा गया। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। लूणकरण ने बीकानेर में एक लूणकरण झील का निर्माण भी करवाया, ठीक है। तो उन्होंने अपने नाम पर ही एक झील का निर्माण करवाते हैं जिसका नाम है लूणकरणसर झील, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, जो लूणकरणसर झील है वो खारे पानी की झील है, बहुत ही फेमस झील है दोस्तों। अगर आपको कभी मौका मिले बीकानेर जाने का तो आप इस झील को बिल्कुल देख के आएगा, बहुत ही फेमस झील है, ठीक है। और ये खारे पानी की झील है, ठीक है। और आपको पता है लूणकरण किसके लिए जाना जाता है, यानी कि मूंगफली के, इसको राजस्थान का राजकोट कहा गया है। किसको? इस लूणकरण सर जो नामक स्थान है उसको राजस्थान का राजकोट कहा गया, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो गुजरात है, गुजरात के अंदर एक बहुत ही जो राजकोट नामक स्थान पर बहुत ही बढ़िया मूंगफली का उत्पादन होता है, इसीलिए उसकी तुलना यानी कि राजस्थान में लूणकरण सर में भी वैसे ही जो मूंगफली है उसका उत्पादन होता है, इसीलिए उसको राजस्थान का राजकोट कहा गया, किसको? लूणकरण नामक स्थान को। तो दोस्तों हमने बात कर ली है राव बीकाजी के बारे में, और हमने बात की है लूणकरण सर के बारे में, सॉरी लूणकर्ण के बारे में, ठीक है। तो लूणकर्ण के बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि एक तो उनको कलियुग का कर्ण कहा गया। कलियुग का कर्ण कहने वाला दोस्तों कौन थे? बीटू सूजा जी थे। और उन्हें कौन सी किताब में सखा है? राव जेतसिरो छंद। और दोस्तों उसने लूणकर्ण ने लूणकरणसर झील नामक झील, एक खारे पानी की झील उन्होंने बनवाई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है। अब अगला जो शासक है दोस्तों, बहुत ही फेमस शासक है, उसको देख लेते हैं। देखिएगा राव जेतसी, ठीक है। और राव जेतसी का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, 1526 से लेकर 1541 तक वो शासन करते हैं। और उसके समय में दोस्तों जो एक भटनेर का युद्ध होता है, और वो 1534 ईस्वी में होता है दोस्तों भटनेर का युद्ध। और किस किस के मध्य होता है दोस्तों? राव जेतसी के मध्य, और जो हुमायूं का जो छोटा भाई था कामरान, देखिएगा हुमायूं, कामरान, अस्करी, ठीक है, हिंदाल, ये 4 भाई थे दोस्तों, ठीक है। तो हुमायूं का जो भाई था जो कामरान और राव जेतसी के मध्य भटनेर का युद्ध होता है दोस्तों। और ये युद्ध होता है 1534 इसमें दोस्तों विजय होती है, राव जेतसी की विजय होती है। और जो कामरान है वो कामरान इस युद्ध के अंदर हार जाता है, यानी कि पराजित हो जाता है, इसको याद रखिएगा। यानी कि राव जेतसी के बारे में अगर आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो भटनेर का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध था दोस्तों, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप याद रखना है किस किस के मध्य होते हैं, कामरान और जेतसी के मध्य 1534 ईस्वी में। और इसमें विजय किसकी होती है? राव जेतसी की विजय होती है दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, एक युद्ध और होता है दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिएगा राव जेतसी के समय दूसरा जो युद्ध होता है दोस्तों पाहेबा, इसको साहेबा का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि पाहेबा का युद्ध 1541 ईस्वी में होता है, और जिसे साहेबा का युद्ध भी कहा गया। कब? देखिएगा, यानी कि देखिएगा साहेबा या पाहेबा का युद्ध 1541 में होता है, जेतसी और मालदेव के मध्य होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि मालदेव इसमें विजय होते हैं, ठीक है, आपको पता है मालदेव, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। देखिएगा पाहेबा के युद्ध के पश्चात राव जेतसी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1541 के बाद में, यानी कि जो पाहेबा या साहेबा का युद्ध होता है दोस्तों, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? राव जेतसी की, ठीक है। और राव जेतसी के दरबार में दोस्तों बीटू सूजा जी रहते थे, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था आपको, राव जेतसिरो छंद नामक किताब किसने लिखी थी? बीटू सूजा जी ने। और उसने राजस्थान का कलियुग का कर्ण किसको कहा है? लूणकर्ण को कहा गया है। इसका मतलब दोस्तों लूणकर्ण और ये राव जेतसी के समकालीन थे बीटू सूजा जी। तो दोस्तों जो राव जेतसी के दरबार में बीटू सूजा जी रहते थे, उनने राव जेतसी को समर्पित करते हुए एक ग्रंथ लिखा, यानी कि जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा मैंने आपको पहले बताया राव जेतसिरो छंद, ठीक है। और ये किसको समर्पित है किताब? यानी कि राव जेतसी को समर्पित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो किताब किसके द्वारा लिखी है? राव जेतसिरो छंद, यानी कि बीटू सूजा जी के द्वारा लिखी गई है किताब। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी बुक है दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने दोस्तों 3 शासकों के बारे में हमने पढ़ लिया, यानी कि राव बीका के बारे में, फिर लूणकर्ण के बारे में, और फिर राव जेतसी के बारे में हमने बात कर ली दोस्तों। अब हम बात करते हैं बहुत ही अच्छा फेमस शासक है दोस्तों राव
कल्याणमल की हम बात करते हैं दोस्तों, और राव कल्याणमल का जो टाइम पीरियड था दोस्तों 1544 से लेकर 1570 तक है दोस्तों। आपको पता है कि 1570 के अंदर जो एक नागौर दरबार लगता है, और नागौर दरबार लगने के बाद दोस्तों ये पहला बीकानेर का शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस शासक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों, जो कल्याणमल है उनकी बात अगर हम करें तो उनका जो टाइम पीरियड था दोस्तों ये कितना है, नहीं कि 1544 में ये शासक बनते हैं और 1574 तक ही शासक बनने रहते हैं। और देखते हैं आगे। अकबर ने राव कल्याणमल के समय में राजपूताना पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए उन्होंने, आपको पता है, 1570 में एक नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है। यानी कि जो अकबर था, अकबर राजपूतों को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए उन्होंने 1570 में नागौर दरबार लगाते हैं। ठीक है, और उस नागौर दरबार क्यों लगाते हैं, यानी कि आधिपत्य स्थापित करवाने के लिए और राजपूतों को। ठीक है, इस दरबार में राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, बीकानेर की तरफ से, यानी कि राठौड़ वंश, यानी बीकानेर का राठौड़ वंश में किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो आपको याद रखना है राव कल्याणमल। ठीक है, नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले राव कल्याणमल प्रथम शासक थे। याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि नागौर दरबार 1570 में लगा। उस 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार लगवाया था, उसमें सबसे पहले, ठीक है, यानी कि सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार किसने की, तो आपको ध्यान देना है, बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राव कल्याणमल के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की जाती है। तो वेरी वेरी मोस्ट, इसको याद रखिएगा, यानी कि पहले शासक थे दोस्तों जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी समय, यानी कि इस समय जब कल्याणमल ने जो अकबर की अधीनता स्वीकार की, उसी समय की अगर हम बात करें दोस्तों, कि इसी समय राव कल्याणमल अपने पुत्र, देखिएगा इसका एक पुत्र था पृथ्वीराज राठौड़। देखिए पृथ्वीराज चौहान अलग है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये पृथ्वीराज राठौड़ है। ठीक है, ये किसके पुत्र थे, राव कल्याणमल के पुत्र थे। यानी कि उसने क्या किया कि अपने पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की राजकीय सेवा में भेज देता है। जिस तरह आपको पता है कि मान सिंह अकबर की सेवा में, यानी कि लगभग 60 से 65 वर्ष तक वो वहाँ पर सेवा में रहते हैं, वैसे ही इस कल्याणमल ने अपने पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की राजकीय सेवा में भेजा जाता है। जब आगे आपको पता है कि जो अकबर के नवरत्नों में पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कर लिया था, शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ ने 2 ग्रंथ लिखे दोस्तों, बहुत ही फेमस ग्रंथ हैं, इनको याद रखिएगा। देखिएगा, एक तो दोस्तों उसने ग्रंथ लिखा गंगा लहरी, ठीक है, और एक लिखी वैली कृष्ण रुक्मणीरी। ध्यान दीजिएगा, बड़े विद्वान थे दोस्तों। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ ने 2 ग्रंथ लिखे, एक तो गंगा लहरी, वैली कृष्ण रुक्मणीरी। ठीक है, और इसके जो इस राठौड़ को, यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा गया है, डिंगल का हेरोज कहा गया है। देखिएगा, पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल का हेरोज कहा गया है। और दोस्तों इसको कहने वाला कौन था, L.P. टेस्टिटोरी। याद रखिएगा, टेस्टिटोरी, यानी कि L.P. टेस्टिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा गया है, जिन्होंने गंगा लहरी और वैली कृष्ण रुक्मणीरी नामक 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। दोस्तों देखिए दोस्तों, वैली कृष्ण रुक्मणी के 2 पात्र थे दोस्तों, एक तो पीथल और एक पाथल। याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। यानी कि पीथल और पाथल दो पात्र थे किसके, वैली कृष्ण रुक्मणीरी के। पीथल तो दोस्तों उसको स्वयं को कहा गया, पीथल किसको कहा गया, स्वयं को, यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ को। लेकिन दोस्तों पाथल किसको कहा गया है, पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पीथल और पाथल। पीथल यानी कि पीथल और पाथल। देखिएगा दोस्तों, इसको याद करने का तरीका आपको मैं बता दूं। जैसे पी यानी कि देखिएगा, पी यानी कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा है पृथ्वी। ठीक है, पी पृथ्वी, पी यानी कि पृथ्वी, पीथल पृथ्वीराज राठौड़। पाथल पाथल का मतलब प्र यानी कि महाराणा प्रताप, यानी कि सिंह। इसमें आपको जो आ की मात्रा लगी हुई है, तो आप इसको ऐसे ही प यानी प्रताप ऐसे याद रखिए। पा यानी प पा प्रा, यानी कि पा और प्रा,
पा उप्र यानी पा यानी पातल, अप्र यानी प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप। तो आप इसको याद ऐसे रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा। पीथल तो किसको कहा गया है, यानी कि वेली कृष्ण रुक्मणी के दो पात्र थे, यानी कि एक तो पीथल तो स्वयं यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ जिसने ये ग्रंथ लिखा था, और पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा आगे बात करें। एल.पी. टेस्टिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना हेरोज के साथ की थी, इसीलिए इसको यानी कि डिंगल का हेरोज कहा गया है, ठीक है। देखिए डिंगल और पिंगल आपको पता है दो भाषाएं थी, ठीक है। तो पूर्वी डिंगल और पूर्वी पिंगल और पश्चिमी डिंगल, ठीक है। तो एल.पी. टेस्टिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना हेरोज के साथ की थी। पृथ्वीराज राठौड़ को उन्होंने डिंगल का हेरोज कहा गया है, ठीक है। हेरोज जो पश्चिमी दुनिया के महान कवि और विद्वान थे, ठीक है। जो हेरोज थे दोस्तों ये कौन थे, यानी कि पश्चिमी दुनिया के महान कवि और विद्वान थे, इसलिए इसकी तुलना यानी किसके साथ की है, हेरोज से की है। किसने, यानी कि टेस्टिटोरी ने की है, किसकी, इस पृथ्वीराज राठौड़ की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने बात कर ली है राव कल्याणमल के बारे में, और राव कल्याणमल के बारे में मैंने आपको बताया कि राव कल्याणमल ने नागौर दरबार जब 1570 में अकबर ने लगाया राजपूतों को अपने अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, तो ये पहले शासक जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, किसकी, अकबर की, ठीक है। और अपने जो पुत्र है दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में उन्होंने भेजा, और पृथ्वीराज राठौड़ जो बड़े ही विद्वान थे, जो आगे जाकर अकबर के नवरत्नों में वो शामिल होते हैं, और उन्होंने दो ग्रंथ लिखे, एक गंगा लहरी और एक वेली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है। और जो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा दोस्तों टेस्टिटोरी ने कहा है, और उन्होंने दो ग्रंथ लिए, एक तो गंगा लहरी और एक वेली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है। और उसमें दो पात्र थे, पीथल तो स्वयं को रखा यानी कि पृथ्वीराज राठौड़, पाथल महाराणा प्रताप को रखा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके जो राव कल्याणमल का जो पुत्र होता है दोस्तों राय सिंह की हम बात करते हैं दोस्तों। और राय सिंह का जो टाइम पीरियड था दोस्तों 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया है दोस्तों। और इनके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, राय सिंह अकबर के प्रशासक के रूप में मारवाड़ के गवर्नर के रूप में कार्य किया था दोस्तों, ठीक है। कब किया था आपको पता है दोस्तों, जब 1570 में जब नागौर दरबार लगता है, तो मारवाड़ के जो शासक है यानी कि राव चंद्रसेन, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं राव चंद्रसेन। तब जाके उन्होंने अकबर ने अभियान किया उसके ऊपर, यानी कि आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो दोस्तों जो राव चंद्रसेन है वो भादराजून चले जाते हैं, पाली चले जाते हैं, और फिर पीछे से दोस्तों इस मारवाड़ पर अकबर का अधिकार हो जाता है। और वहाँ का जो गवर्नर दोस्तों किसको बनाया जाए, राय सिंह को बनाया जाता है, तो ठीक है दोस्तों। तो मारवाड़ के सूबेदार के रूप में 1572 से लेकर 1574 तक ये कार्य करते हैं राय सिंह, ठीक है। उसकी हमने बात कर ली, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बात अगर हम करें, देखिएगा इसके बारे में और देखते हैं। देखिए दोस्तों आमेर का जो कछवा है, कछवा वंश के जो राजपूत हैं उनकी हम बात करें, देखिएगा आमेर कछवा राजपूतों के बाद बीकानेर के राठौड़ों का दूसरा स्थान आता है। यानी कि जो पहले तो दोस्तों आमेर के कछवा वंश के जो राजपूत थे दोस्तों, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर बाद में बीकानेर के राठौड़ों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। जिन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अकबर के साथ उन्होंने कार्य किया, ठीक है। जब नागौर दरबार 1570 में मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तब दोस्तों अकबर ने चंद्रसेन को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था, ठीक है। राव चंद्रसेन की जगह मारवाड़ का गवर्नर अकबर ने राय सिंह यानी कि जो कल्याणमल का जो पुत्र था राय सिंह को नियुक्त किया जो सूबेदार के रूप में। 1572 से लेकर 1574 तक वो कार्य किया, कहाँ, यानी कि जो मारवाड़ पर, ठीक है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1572 से लेकर 1574 तक राव कल्याणमल का पुत्र राय सिंह बीकानेर के जो राठौड़ वंश का शासक था, जिन्होंने मारवाड़ पर अपना कार्य किया। यानी कि उन मारवाड़ का उसको अकबर क्या बनाते हैं, यानी कि गवर्नर बनाते हैं। कब बना था, 1572 से लेकर 1574 तक वो रहते हैं। राय सिंह ने 1576 में, देखिएगा आगे बात करते हैं, राय सिंह ने 1576 में सिरोही के विद्रोही जो सरदार है देवड़ा सुल्तान का दमन कर दिया था उन्होंने, ठीक है। अकबर क्या होता है कि दोस्तों
इस कार्य से, राय सिंह के कार्य से प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों उन्होंने 4000 श्रेणी का उसको मनसब प्रदान करते हैं। बाद में जहांगीर ने उसको बढ़ाकर 1000 और बढ़ाया कि 5000 श्रेणी का मनसब प्रदान करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, ये मनसब होता है, एक श्रेणी होती है। ठीक है, तो ये श्रेणी होती है। ठीक है, तो 4000 तो उन्होंने अकबर ने किया, लेकिन दोस्तों 1000 और बढ़ा दिया जाता बाद में, यानी कि जहांगीर ने 5000 श्रेणी का मनसब प्रदान किया था। ठीक है, देखिएगा आगे। अब हम बात करते हैं जो राजस्थान के महान विद्वान थे, यानी कि मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहकर संबोधित किया। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुंशी देवी प्रसाद है। ठीक है, उन्होंने दोस्तों राजपूताने का कर्ण किसको कहा गया, यानी कि कहा गया है किसको, राय सिंह को कहा गया, जो राव कल्याणमल का पुत्र था। ठीक है, राय सिंह ने राजधानी बीकानेर में जूनागढ़ का किला बनाया। बहुत ही फेमस दुर्ग है दोस्तों, और बहुत ही अगर आप इस जूनागढ़ किले को अगर देखो तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातों का हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी मौका मिले बीकानेर जाने का, ठीक है, तो बीकानेर में जाइएगा, जूनागढ़ का किला देखिएगा, जिसको जमीन का जेवर कहा गया है। ठीक है, देखिएगा, यह किला राय सिंह के विश्वास पात्र एक मंत्री करमचंद, ठीक है, यानी कि यह किला राय सिंह ने बनवाया था और अपने जो विश्वास पात्र एक मंत्री था करमचंद के निर्देशन में बनवाया था। बहुत ही अच्छा किला है दोस्तों। बाद में जूनागढ़ किले में जूनागढ़ प्रशस्ति भी लिखवाई गई। ठीक है, यानी कि प्रशस्ति लिखवाई गई, और जूनागढ़ प्रशस्ति राय सिंह प्रशस्ति भी कहा गया, यानी कि जूनागढ़ प्रशस्ति को राय सिंह प्रशस्ति भी कहा गया है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। और इस प्रशस्ति को लिखने वाला जो विद्वान था दोस्तों, एक जयता, ठीक है, जयता विद्वान था, इसने ये राय सिंह प्रशस्ति, हम यूँ कह सकते हैं, जूनागढ़ प्रशस्ति लिखी गई है। ठीक है, तो ये बातें हमने बात कर ली दोस्तों। अगला जो दोस्तों शासक है दोस्तों, जो करण सिंह है, इसी करण सिंह के बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा, जो करण सिंह का दोस्तों टाइम पीरियड था 1631 से लेकर 1669 तक वो शासन करते हैं दोस्तों। करण सिंह औरंगजेब के बड़े विश्वास पात्र व्यक्ति थे। देखिएगा, उस वक्त दिल्ली सल्तनत पर मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन था। तो ये जो करण सिंह थे, ये औरंगजेब के बड़े विश्वास पात्र व्यक्ति थे दोस्तों। इसलिए औरंगजेब ने करण सिंह को जांगल धर और बादशाह की उपाधि धारण की, यानी कि उनको उपाधि प्रदान करते हैं कौन, औरंगजेब। ठीक है, तो एक तो जांगलधर कहा गया और एक बादशाह की उपाधि भी उसको दी गई है। ठीक है, करण सिंह, तो याद रखिएगा, करण सिंह को बादशाह, जांगलधर और बादशाह की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी, और वो की गई थी दोस्तों औरंगजेब के द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, करण सिंह ने कल्पद्रुम नामक एक ग्रंथ लिखा था, यानी कि कल्पद्रुम नामक एक ग्रंथ लिखा, यानी कि इसका अर्थ होता है ऐसा ग्रंथ जिसके माध्यम से किसी भी इच्छा को पूरा किया जा सकता है। यानी कि इस ग्रंथ का अगर हम अर्थ निकालें तो ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से किसी भी इच्छा को हम पूरा किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, करण सिंह के समय में दोस्तों एक युद्ध होता है, यानी कि इसको युद्ध हम न कहकर हम उसको एक राड़ कहते हैं, यानी कि मतीरे की राड़ा कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा कि करण सिंह के समय एक युद्ध हुआ जिसको मतीरे की राड़ कहा गया दोस्तों। मतीरे की राड़ यानी कि 1644 में किस किस के मध्य होता दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, बीकानेर का तो करण सिंह था और अमर सिंह नागौर का, यानी कि नागौर और बीकानेर दोनों रियासतों के मध्य, यानी कि बीकानेर के तो करण सिंह और अमर सिंह यानी कि नागौर के, उनके मध्य जब ये युद्ध होता है मतीरे की राड़, इस युद्ध में दोस्तों अमर सिंह यानी कि नागौर के जो अमर सिंह वो जीत जाते हैं और बीकानेर के करण सिंह हार जाते हैं। तो इसको हम मतीरे की राड़ कहा गया है। और आपको याद रखना है कब हुई थी ये राड़, 1644 के अंदर, तो आपको याद रखना है। ठीक है, करण सिंह और अमर सिंह, यानी कि करण सिंह और अमर सिंह, यानी दोनों ही सिंह पे, ठीक है, सिंहों के नाम पे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगला जो शासक है दोस्तों, अनूप सिंह की हम बात करते हैं दोस्तों। अनूप सिंह का दोस्तों टाइम पीरियड था 1669 से लेकर 1698 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया बीकानेर पर। ठीक है, अनूप सिंह भी औरंगजेब के बड़े कृपा पात्र थे। ठीक है, इसीलिए औरंगजेब ने अनूप सिंह को दोस्तों मही मराती, देखिएगा एक
उपाधि है दोस्तों। इस उपाधि का है मही मरातिब, ठीक है। ये मरातिब नामक उपाधि यानी कि अनूप सिंह को दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। जैसे कर्ण सिंह को दी जाती है एक तो जांगलधर और एक बादशाह की उपाधि औरंगजेब के द्वारा। दोनों ही व्यक्ति दोस्तों, दोनों ही जो शासक हैं ये औरंगजेब के बड़े कृपा पात्र थे, ठीक है। देखिएगा मही मरातीब का अर्थ होता क्या है, इसका अर्थ समझिएगा, इसका मीनिंग समझिएगा। जिस प्रकार से एक छोटी मछली विभिन्न बड़ी मछलियों के बीच में अनुकूल परिस्थितियां बना लेती है, उसी प्रकार अनूप सिंह मुगल सम्राट औरंगजेब की कट्टरता के बीच में रहे हैं। देखिएगा कहा गया है मही मरातीब का अर्थ ये होता है कि दोस्तों जिस प्रकार एक छोटी मछली होती है समुद्र में रहती है और बड़ी मछलियों के बीच में रहकर वो एक उसके इन्वायरमेंट के अनुसार वो ढल जाती है, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां बना लेती है, ठीक है। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां बनाएगी तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। इसलिए जिस 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 प्रकार जो अनूप सिंह है अगर उनका विरोध करेगा औरंगजेब का तो ऑन स्पॉट उनकी हत्या कर दी जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि जो जिस प्रकार से एक छोटी मछली विभिन्न बड़ी मछलियों के बीच में रहकर अनुकूल परिस्थिति बना लेती है, उसी प्रकार अनूप सिंह भी मुगल सम्राट औरंगजेब की कट्टरता के बीच में रहकर अनुकूल परिस्थितियां बना लेता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो इसका अर्थ होता है मही मरातीब का अर्थ होता है जो अनूप सिंह को औरंगजेब के द्वारा ये उपाधि दी जाती है, ठीक है। देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों औरंगजेब अनूप सिंह को शिवाजी के विरोध भी उनको भेजा था, ठीक है। अनूप सिंह के दरबार में महान विद्वान रहते थे दोस्तों, इसीलिए अनूप सिंह को विद्वानों का जन्मदाता भी कहा गया है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब साहित्य का एक प्रेमी था, इसलिए विद्वान होते उनको आश्रय प्रदान किया उन्होंने किसने, अनूप सिंह, इसलिए विद्वानों का जन्मदाता इनको कहा गया है। अनूप सिंह के समय में मारवाड़ और बीकानेर क्षेत्र में पेंटिंग की इस जो स्टाइल है दोस्तों ये आरंभ हुई यहीं से बीकानेर की चित्रकला का प्रारंभ भी होता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहा गया है, मारवाड़ या बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। किसके समय को दोस्तों, अनूप सिंह के समय को कहा गया। दोस्तों याद करने का तरीका यही है दोस्तों, जो अनूप सिंह के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। देखिएगा आपको मही मरातीब की उपाधि, और दोस्तों एक आपको याद रखना है कि बीकानेर हम कह सकते हैं मारवाड़ के जो चित्रकला का जो गोल्डन एज है वो किसके काल को कहा गया है, अनूप सिंह के काल को कहा गया है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जैसे कर्ण सिंह है, कर्ण सिंह के बारे में आपको सिर्फ मतिरे की राड के बारे में आपको याद रखना है। ये मतिरे की राड दोस्तों कर्ण सिंह के समय हुई थी 1644 ईस्वी में, यानी कि बीकानेर का तो कर्ण सिंह था और नागौर का दोस्तों अमर सिंह था, इसके मध्य हुई थी, इसमें अमर सिंह की विजय होती है दोस्तों। ऐसे याद आपको रखना है, ठीक है। देखिएगा अगला जो शासक है दोस्तों सूरत सिंह की अगर हम बात करें तो दोस्तों सूरत सिंह का जो टाइम पीरियड था ये 1787 से लेकर दोस्तों 1828 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इसके बारे में अगर देखें दोस्तों, इसके बारे में एक ही बात आपको करनी है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्हें सहायक संधि प्रदान की, यानी कि सहायक संधि करने वाले व्यक्ति थे सूरत सिंह, ठीक है। इसी के समय बीकानेर रियासत पर अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया, यानी कि सूरत सिंह के समय दोस्तों जब उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने 1600 ईस्वी में भारत में अपना कदम रखा व्यापार करने के लिए, इसलिए इसने सूरत सिंह ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि का प्रदान कर ली, ठीक है। इसी के समय में बीकानेर रियासत पर अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था, ठीक है। बीकानेर का स्वतंत्रता अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी कि बीकानेर का जो स्वतंत्रता थी, बीकानेर की स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब वो सहायक संधि करने से अंग्रेजों के अंडर में यानी कि कंपनी के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। सूरत सिंह ने भटनेर का नाम परिवर्तित करके उसको हनुमानगढ़ किया, ठीक है। तो भटनेर का जो आपको बताया था ना कि भटनेर का जो वो होता है क्या, भटनेर का जो युद्ध होता है दोस्तों, और इस युद्ध में दोस्तों आपको पता है ये 1534 में होता है और राव जेतसी और कामरान के मध्य होता है। तो पहले तो दोस्तों इसका नाम तो भटनेर था, अब उसको नाम परिवर्तित करके उसको हनुमानगढ़ एक जिला अभी आपको वर्तमान में घोषित किया गया है ना, यानी कि हनुमानगढ़ जिला है। ऐसे सूरत सिंह ने उसका नाम चेंज करके उसको क्या रख दिया, भटनेर से क्या कर दिया, हनुमानगढ़ रख दिया दोस्तों। सूरत सिंह के दरबार में महान विद्वान दयाल दास थे, जिसने बीकानेर राठौड़ी ख्यात नामक एक ग्रंथ लिखा दयाल दास ने, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है
इसके लिंक को आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा और सभी जो स्टूडेंट कम से कम अपने 10 फ्रेंडों को इसके लिंक को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों शेयर करने के पश्चात दोस्तों आपको इसको सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है दोस्तों, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए, ठीक है। और दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नया टॉपिक, और कल हम जो राजपूत और मराठा जो संबंध है, यानी कि राजपूतों और मराठों के मध्य जो रिलेशनशिप है उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और दोस्तों एक बार फिर से हम आपको नए साल की बहुत ही बहुत शुभकामना आपको प्रदान करते हैं, और आपका सभी जो आपकी जो मनोकामना है दोस्तों, वो आपकी इस नए साल 2021 में पूरी हो जाएगी और आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं, एक नया टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।